आज हम लोग कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर में लेक्चर 3 पर आएंगे। ठीक है, इससे पहले आपको लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ कंपाउंड के बारे में जानकारी दी गई थी और साथ ही साथ आपको बताया गया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते क्या हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उस वीडियो को अच्छे से देखा होगा। एक बार छोटा सा रिवीजन देख लीजिए बेटा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, साथ में हमने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड कितने हैं, 3 तरीके के टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कौन कौन से? नॉर्मल कंपाउंड, मिक्स्ड कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। नॉर्मल कंपाउंड गिव्स सिंपल नंबर ऑफ cations and anions when they are dissolved in aqueous medium, as well as mixed compound gives नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। वहाँ पर कैटायंस और एनायंस की संख्या ज़्यादा होगी। एंड ईच आयन शोज देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी इन सोल्यूशन। और लास्ट में आपको कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में बताया गया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था वो, कि कॉम्प्लेक्स आयन आर दोज आयन्स विच गिव्स अ सिंपल आयन एंड अ कॉम्प्लेक्स आयन व्हेन दे आर डिसोसिएटेड और डिजॉल्व इन अ एक्वस मीडियम। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, यहाँ तक बातें हो गई थी। अब हम लोग इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में कुछ टर्म्स हैं बेटा, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप पढ़ेंगे, जिसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे, उसमें कुछ टर्म्स होते हैं, तो बिना टर्म्स के तो आप उसको जान नहीं पाएंगे। ठीक, समझ में आ रही बात? तो आपको टर्म्स जानना जरूरी है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रखा है, बहुत ही फैमिलियर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको आप लगभग 10th से जानते हैं, लेकिन इसके बारे में सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में डिटेल दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक हमने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रखा है, इसका नाम भी बताएंगे, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना भी बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको पहले समझें। यहाँ पर देखो बेटा, हम किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, कैसे है लिखा हुआ है, इसको हम समझाएं, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें बेटा जो बड़ा सा ब्रैकेट आपको दिखाई पड़ा है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं एंटिटी। क्या बोलते हैं? एंटिटी। एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है बेटा, जो ब्रैकेट बना होता है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब उस एंटिटी के अंदर क्या होता है, एंटिटी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? एंटिटी के अंदर मौजूद होता है मेटल, जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, एंटिटी के अंदर क्या मौजूद है? मेटल, और उस मेटल को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रिस्पेक्ट में क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। क्लियर? और सेंट्रल मेटल एटम के साथ में ही मौजूद होता है लिगैंड्स। लिगैंड्स के बारे में आपको जानकारी दी गई है कि लिगैंड्स के ऊपर चार्जेस भी हो सकते हैं, लिगैंड के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, और लिगैंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसको हम टाइप्स ऑफ लिगैंड में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया, एंटिटी बताई गई। एंटिटी को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी बोलते हैं बेटा, और एंटिटी के अंदर क्या मौजूद होगा? सेंट्रल मेटल एटम मौजूद होगा, और साथ ही साथ मौजूद होगा लिगैंड्स। लिगैंड्स आर दोज मॉलिक्यूल विच हैव लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इन द फॉर्म ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। लिगैंड के बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, एक ऐसी स्पीसीज होती है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, या आयन के फॉर्म में होगा या न्यूट्रल फॉर्म में होगा। ठीक, तो हो गया लिगैंड। अब लिगैंड के साथ कौन सा है? मेटल है। इस मेटल को क्या बोलेंगे? सेंट्रल मेटल एटम। अच्छा, सेंट्रल मेटल एटम के बारे में खासियत और बताई गई थी। यहाँ पर बेसिकली डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? उसका रीजन बताया गया था बेटा कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट के पास में वैकेंट सब सेल होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फिल कर सकते हैं, इसीलिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन में डी ब्लॉक वाले एलिमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। लिगैंड्स के बारे में आपको भी बताया। लिगैंड्स को बेटा आप लोगों ने हाई स्कूल में भी आना है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। कैसे? इसको देखो, लिगैंड्स को अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाएंगे तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिगैंड को क्या बोला गया? न्यूक्लियोफाइल। फिर उसके बाद में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा? लिगैंड्स हो जाएगा। अगर एसिड और बेस के टर्म में देखेंगे क्या हो जाएगा? लुईस बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये लुईस बेस। और उसके बाद में आता है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, लुईस बेस और लिगैंड्स। तो
ऐसा नहीं कि बहुत नई चीज़ है, इसके बारे में जानकारी जानते हैं। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल पढ़ रखा है, तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में जानते हैं। वही न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर लिगैंड कहलाता है, और लिगैंड को लुईस बेस के फॉर्म में भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, वैसे कोई नई चीज़ नहीं है जिसके बारे में आप लोग जानकारी नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे, ब्रैकेट के बाहर आप देखेंगे आयन मौजूद होता है, इसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन भी पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन दोनों फॉर्म में हो सकता है। इस आयन को बोलते हैं बेटा काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या करता है, वैलेंसी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये आयन होता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में मौजूद हो सकता है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिया गया है ये पॉजिटिव काउंटर आयन का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। तो कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो इतने ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा आप उलझेंगे तो और इसमें आपका दिमाग फ्राई हो जाएगा। खाली समझिए, अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया कंपाउंड, ब्रैकेट के बाहर जो लिखा होगा उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन यूज टू मेंटेन द वैलेंसी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर। नेक्स्ट जो ब्रैकेट बना हुआ है, इस ब्रैकेट को हम बोलते हैं एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। नेक्स्ट इन द ब्रैकेट जो मेटल एटम होता है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और सेंट्रल मेटल एटम के साथ जुड़े हुए मॉलिक्यूल को बोलते हैं लिगैंड्स। तो एक इम्पॉर्टेंट फीचर था, इम्पॉर्टेंट टर्म था किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, या उसको कैसे डिस्क्राइब किया जाएगा, उसको कैसे डिनोट किया जाएगा। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है बेटा, तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन स्टेट को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना, क्योंकि इसी के बेस पर हम जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर को प्रॉपर तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेटा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने से पहले आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। आप लोगों को कुछ आयंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा, उनका ऑक्सीडेशन -1 होगा, प्लस होगा, 0 होगा, क्या होगा, इसको आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम हेल्प करेंगे कि किस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करना है उसको हम आगे सिखाएंगे। इस वीडियो में हमने आपको केवल इम्पॉर्टेंट टर्म्स बताए हैं। इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को पहचान सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं कि वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके क्लासिफिकेशन के बारे में और साथ ही साथ किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आज की वीडियो में आपको इतना ही समझना था। थैंक यू बेटा।